नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं मारुति फ्रोंक्स के ओनर से। ये गाड़ी जो है मात्र 2 महीने पुरानी है और 2 महीने में इन्होंने चला दिया इसको 6,500 किलोमीटर। ये फ्रोंक्स का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जिसको लोग लेना पसंद करते हैं, जिसके अंदर आपको जितने भी फीचर्स जो काम के, जैसे कि सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। ये गाड़ी सीएनजी में, और हमारे साथ यहाँ पे बादल है जिसने ये गाड़ी खरीदी है और बादल की ये फर्स्ट कार है। ये सबसे अच्छी बात है कि इतनी कम एज में एक बंदा जॉब करके जल्दी से अपनी पहली कार खरीदे। तो सबका सपना होता है कार खरीदने का, जॉब लगने के बाद फिर घर बनाने का, तो ये तो लाइफ खैर चलती रहती है। तो बादल यहाँ पे हमारे साथ शेयर करेगा अपना 2 महीने का एक्सपीरियंस, और 2 महीने के अंदर इसने इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा चलाया, काफ़ी सारी ट्रिप्स भी इस गाड़ी से लगाई हैं और डेली जॉब का अप डाउन करता ही है बादल, जो कि गाजियाबाद से गुड़गांव का अप डाउन है। तो बादल, क्या हाल चाल है भाई? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। तो फ्रोंक्स क्यों खरीदी? फ्रोंक्स रीज़न ये था कि मारुति ही लेनी थी। अच्छा। और क्योंकि मुझे डेली अप डाउन करना है, सो एक ये भी हो जाता है कि आपको गाड़ी मेंटेनेंस कम मांगे, ऐसा ना हो कि आपको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मांग रही है। सो इसीलिए मैं फ्रोंक्स पे गया। अदरवाइज सिमिलर प्राइस रेंज में मुझे कुछ और भी मॉडल्स, मतलब कुछ और गाड़ी भी पसंद थी, बट डेली अप डाउन की वजह से मैंने फ्रोंक्स ली। अभी जैसे मारुति पे आपने बात करी, तो मारुति में आपकी स्विफ्ट भी आ जाती है, डिजायर भी आ जाती है, बलिनो भी आ जाती है जो कि नेक्सा का प्रोडक्ट है, फिर आपकी ये भी आ गई, फिर सेम टोयोटा में ग्लेंजा आ जाती है। ठीक है, तो ये जो बजट है, जिस बजट के अंदर आप गाड़ी देख रहे थे, इसमें काफी सारी गाड़ियां आती हैं। इवन कई सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी आ जाती हैं, चाहे उनका बेस मॉडल ही क्यों ना है। जैसे वेन्यू आ जाती है, सोनेट आ जाती है। तो क्या उन गाड़ियों की तरफ भी गए थे या पहले से डिसाइड था कि यही चाहिए? एक्चुअली मुझे मारुति और टोयोटा में ही था कंफ्यूजन। टोयोटा ग्लैंजा और मारुति बलिनो, जो कि सेम ही दोनों गाड़ियाँ हैं। और अगर बात की जाए स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट का जो नया मॉडल अभी आया है वो तब तक लॉन्च नहीं हुआ था, और जो प्रीवियस वाला था उसका एज़ कम्पेयर टू दिस वो थोड़ी सी, मैं कहूँगा, बैठी हुई गाड़ी है। इसमें जो आपको बिल्ड क्वालिटी आप देखोगे तो उसमें आप बोनट दबाते हो तो दब जाता है, वो आराम से हाथों से भी दब जाता है। इसमें वो चीज़ नहीं है। तो मन इसका था मेरा, फ्रोंक्स का ही। बलिनो मेरे मन में थी, बट फिर मैंने इसको जब बलिनो से कंपेयर किया तो उसमें क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस एज़ कम्पेयर टू दिस फ्रोंक्स थोड़ा सा कम है। और सेकंड जो उसका कर्व वेट है वो भी इससे 100 या फिर 150 केजी का राउंड कम है। तो जिसकी वजह से, और ये एक फ्रेश लुक भी है मार्केट में, जो थोड़ा आइस को अपीलिंग लगता है। अब बलिनो काफ़ी पुराना हो गया है, तो फिर ये था कि कुछ नया डिज़ाइन चाहिए और कुछ बॉक्सी लुक चाहिए, तो इस वजह से मैं फ्रोंक्स के ऊपर लिए गया। ठीक है, और सीएनजी क्यों खरीदी आपने? सीएनजी का रीज़न यही था क्योंकि गाड़ी मेरी चलती है 100-150 किलोमीटर पर डे। जॉब का अप डाउन है। जॉब का अप डाउन है, कभी कभी नहीं भी चलती, बट 100 किलोमीटर तो है ही है दिन का। उसमें अगर सीएनजी का देखूं तो ये मेरे को रफली 180 का ये रेंज दे देती है 6 केजी सीएनजी में। तो मोटा मोटा देखा जाए तो क्या कहते हैं, 3 रुपये पर किलोमीटर आपकी आ जाती है। तो इसका जो टैंक है, अगर उसको पूरा खाली कर दे सीएनजी का, तो उसके अंदर 8 केजी गैस नहीं आती है? नहीं, 8 किलो कभी नहीं आई इसमें। मैक्सिमम मैंने इसमें 7 किलो ही भरवा पाया हूँ। अभी ना गर्मियाँ हैं, जैसे सर्दियाँ आएंगी ना, तो सर्दियों में ये गैस बढ़ जाएगी। नहीं, मैंने सुबह के 4 बजे भी इसमें गैस भरवाई है। अच्छा। ठीक है ना, जो बिल्कुल एकदम ठंडा माहौल होता है। मैं इवन देहरादून में मैंने भरा रखी गैस, वहाँ पे मिलता नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि 7 किलो ही मैक्सिमम गैस आती है। और नॉर्मल डेज में क्या होता है, अगर जैसे अभी दोपहर में भरवाता हूँ तो मैं 5.5-6 किलो के आसपास आती है। अदरवाइज़ अगर आपका प्रेशर ज़्यादा होगा, 210-220 का प्रेशर होगा और थोड़ा ठंडा मौसम होगा, तो 7 किलो या फिर हद से ज़्यादा 7 किलो 200-300 ग्राम, इसके ऊपर कभी इसमें गैस आई नहीं। तो मैक्सिमम कितना रेंज निकाल देती है? जैसे 7-7.25 किलो गैस आई? 7 किलो पे तो मैंने टेस्टिंग इसकी नहीं की है, बट 6 किलो पे मैंने टेस्टिंग की है इसकी। और मैंने 6 किलो पे 180 भी निकाला हुआ है और मैंने 194 भी निकाला हुआ है। डिपेंड करता है, अगर आप दिल्ली में चला रहे हो, आपकी गाड़ी में 4-5 लोग बैठे हुए हैं और आपको ट्रैफिक मिल रहा है, तो उस केस में आपका 6 किलो में आपका 165-170 किलोमीटर के आसपास चलेगी। और अगर आपकी गाड़ी में मैं अकेला बैठा हूँ जैसे, और काफ़ी गर्मी भी है बाहर, मैं एसी अपना रखता हूँ 24 पे, और 22 भी कर लेता हूँ कभी कभी तो, और ट्रैफिक भी है, सिंगल में तो ये मेरे को आराम से 180 किलोमीटर 190 निकाल देती है ये। ठीक है, विदाउट ट्रैफिक के। तो जैसे आपका जी ये जो वेरिएंट है, ये शायद आपका डेल्टा वेरिएंट है। हाँ, डेल्टा वेरिएंट है। ये आपको ऑन रोड किस प्राइस के अंदर पड़ा है? ये मुझे पड़ा है 10,74,000 का। 10,74,000 जी, 10,74,000 मुझे ऑन रोड पड़ा है ये। और जिसमें कि मैंने बस सीट कवर लिया था सीरीज़ में, बाकी मैंने कुछ सीरीज़ में लिया नहीं है खास, और बस यही। और एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह? एक्सटेंडेड वारंटी मैंने ली है, जो इसकी स्टैंडर्ड आती है वो 3 साल की है। एक्सटेंडेड इसमें 5 साल की मैंने करवाई हुई है, 2 साल बढ़ाया हुआ है, क्योंकि गाड़ी की रनिंग ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने एक्सटेंडेड वारंटी। ठीक है जी। तो ये सारी बात होगी गाड़ी खरीदने से लेके एक्सपीरियंस करने की। जी। जैसे आप सीएनजी पे चला रहे हो। जी। अब बात करते हैं थोड़ी सी पावर के बारे में। जी। ठीक है, पहली गाड़ी है आपकी। जी। आपने शायद इसी गाड़ी से चलानी भी सीखी है। जी, मैं चलाने से। ठीक है, पावर आपको कैसी लगती है?
पावर ये था कि जब तक मैंने बस यही चलाई थी तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैंने बाइक से शिफ्ट किया है इसके ऊपर, तो कुछ आइडिया नहीं लगेगा कोई बंदा नई गाड़ी चला रहा है। फिर मैंने होंडा WR भी चलाई, मेरे फ्रेंड के पास है। एंड फिर मैंने अभी जो नई वाली स्विफ्ट आई वो भी चलाई है। हालांकि उसमें इंजन कम है इससे, बट उसका वेट बहुत कम है तो पिकअप बहुत अच्छा है। तो पावर ये वैसे ठीक देती है, अगर आपको नॉर्मल रनिंग में चलाना है कोई इशू नहीं है। बट मैं इसको देहरादून में लेके गया था, जहाँ पे थोड़ा स्टीप हो जाता है, कभी कभी इंक्लाइन आ जाता है, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा, मैं कहता हूँ CNG पे थोड़ा सा मात खाती है कि थोड़ी सी पावर्स में एक नीड होती है कि आपको चाहिए कि आप क्लच छोड़े और गाड़ी ले जाए ऊपर को, तो वहाँ पे है। अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है, नॉर्मली कोई इशू नहीं पड़ता। जैसे 2 महीने हो गए गाड़ी को, जी। 6,500 किलोमीटर चला भी दी, क्या आपने प्योर पेट्रोल पे चलाई गाड़ी एक आध बार? मैंने प्योर पेट्रोल पे भी चलाई है। नहीं चलाई अभी? चलाई है 1000 किलोमीटर चली है प्योर पेट्रोल पे, 1000-1500 किलोमीटर तो जैसे बीच बीच में स्विच कर लेता है बंदा मूड के अकॉर्डिंग, जी। तो पिकअप बहुत अच्छा मिल जाता है। जनरली क्या होता है ना, जो इसका RPM है, अगर मैं पिकअप की देखूँ तो ये 2-2.5 हज़ार के ऊपर ये पिकअप पकड़ना स्टार्ट करती है। नॉर्मली क्या है, अगर मैं चल रहा हूँ 3rd गियर में तो ये 2000 RPM तक इसमें पिकअप नहीं है, पर जैसे ही ये 2200 क्रॉस करेगा ना, उसके बाद ये गाड़ी दौड़ती है, फिर थोड़ा पावर देती है। अब ये जनरली मैंने देखा है मारुति की हर गाड़ी में है, मतलब जहाँ तक मैंने बात की है अपने दोस्तों वगैरह से, इवन उनके तो 2500-2600 RPM तक मज़ा नहीं आता, बट उसके ऊपर जब ये कूदती है तब मज़ा आता है। बट उसके ऊपर मैं लेके नहीं जाता, क्योंकि फिर क्या है कि गाड़ी के इंजन पे लोड आता है। मैं जनरली इसको 2 से 2.5 हज़ार के RPM रेंज में चलाता हूँ। एक चीज बताओ, जैसे आप इसको CNG पे चला रहे जी। हो और आपकी गाड़ी टॉप गियर में है और 100 की स्पीड है, जी। तब आपने नोटिस किया RPM क्या होते हैं? 2500 RPM होते हैं, 2500-2600 RPM। 80 की स्पीड पे इसके 2000 RPM होते हैं 5th गियर में, और 100 की स्पीड पे 2500 RPM होते हैं। हाँ, तो काफी मतलब ज्यादा RPM होते हैं, जी, क्योंकि जो मेन माइलेज आता है वो लगभग 1800 RPM तक गाड़ी बेस्ट देती है। जी। उसके बाद जितने RPM बढ़ेंगे माइलेज मेरी गियर शिफ्टिंग 2000 RPM पे हो जाती है, और मैं मैक्सिमम इसको 2500 ही लेके जाता हूँ, 2500 के ऊपर, क्योंकि एक तो यहाँ पे इंडिया में रोड्स भी अलाउ नहीं करती हैं उसके ऊपर, क्योंकि जहाँ पे चलान का इशू है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे तो कैमरास लगे हुए हैं, और सेकंड में ये पेरीफेरल है, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस पे पलवल की तरफ गया था मैं एक दिन। सो वो क्या है, वहाँ पे स्पीड लिमिट भी 120 की है, बट वो रोड पूरी टूटी हुई है, पता नहीं बीच बीच में पैचेस बहुत बेकार है। उसमें पैचेस हर 500 मीटर पे गाड़ी इवन द रोड किया है वो सीमेंटेड रोड है, गर्म हो जाती है काफ़ी गर्मियों में, तो 80 ही चलिए वहाँ पे, 80-90। ठीक है। अभी जैसे आप मान लो जॉब का अप डाउन कर रहे हो और आपका एक ग्रुप है, आप 3-4 दोस्त इकट्ठे जाते हो, डेली अप डाउन करते हो, गर्मी भी हो रही है, गाड़ी CNG पे भी चल रही है, AC की परफॉर्मेंस कैसी रहती है? AC परफॉर्मेंस बढ़िया है। AC में मैं कहूँगा नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है और 3 सिलेंडर में AC का परफॉर्मेंस काफ़ी मतलब डिफरेंस आ जाता है। मेरे को आज तक ऐसा नहीं लगा कि गर्मी लग रही है गाड़ी में। इवन इसमें कि रियर AC नहीं है, जो आता है रियर AC आई थिंक डेल्टा प्लस में आता है, बट मुझे कभी ऐसा ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि पीछे AC होना चाहिए। को पैसेंजर भी बैठते हैं पीछे, दे सिट कंफर्टेबली अनटिल आपको डायरेक्टली सनलाइट आ रही है विंडो के थ्रू, तो उस केस में तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो तो कोई भी गाड़ी ले जाएगी। अदरवाइज कितना भी टेम्परेचर हो, पीछे 2 लोग भी बैठे हुए हैं, तो कभी जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ पीछे AC होना चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है। गियर शिफ्टिंग, क्लच, इसमें आपको कैसा लगता है गाड़ी के साथ? मतलब जैसे आप डेली चला रहे हो। जी, मैं डेली चलाता हूँ, स्मूथ है, बट क्या है कि रिवर्स गियर में कभी कभी ये आई थिंक पता नहीं कुछ होता है, मैकेनिज्म इनका अटकता है इनिशियली जब रिवर्स गियर डालोगे, वो सभी गाड़ियों में होता है, आई डोंट नो, उसमें कुछ मैकेनिज्म बोलते हैं उसको, इसमें कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ टेक्निकल टर्म होती है उसके लिए, क्या कहते हैं, उससे कॉस्ट हाई हो जाती है अगर कंपनी यूज़ करे, मतलब वो लगाते नहीं है, मतलब यूज़ होता है, आई थिंक, आई डोंट नो, मतलब गाड़ी के अंदर टेक्निकल पार्ट है जिसको ब्रांड्स जो है वो यूज करना प्रेफर नहीं करते। वो नॉर्मल गियर्स में डालते हैं, लेकिन रिवर्स गियर में नहीं डालते, क्योंकि रिवर्स गियर का इतना यूज़ नहीं होता है। ठीक है। सस्पेंशन कैसा है गाड़ी का? सस्पेंशन अभी तक तो अच्छा है, कोई इशू नहीं है मतलब सॉफ्टर साइड पे है या स्टीफर साइड पे है? आई वुड से इट्स कंफर्टेबल, नॉट मच सॉफ्टर एंड इतना मिक्स है। आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा गदकी वगैरह में कि आपको लग रहा है। तो जैसे आप घूमने गए, देहरादून जाते टाइम अच्छा खासा हाईवे आता है, जी, आपने क्या स्पीड जो है वो मैक्सिमम अभी तक इस गाड़ी की मेंटेन करी है? मैंने तो 120-130 टच किया है, लेकिन लॉन्ग रन में मतलब मैं 100 ही रखता हूँ जनरली। ठीक है। जैसे आप 120-130 पे गए बादल, जी, उस टाइम पे मतलब ईमानदारी से बताना बिल्कुल, स्टीयरिंग फीडबैक क्या था? स्टीयरिंग फीडबैक नॉर्मल था अनटिल अनलेस आपको हल्का सा भी टिल्ट करना पड़े। उसमें क्या है, गाड़ी थोड़ा झूलती है, मैं कहूँगा वेट थोड़ा कम है या फिर पता नहीं क्या इशू है। वैसे मेरे को स्टीयरिंग में कोई इशू नहीं लगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मान लो 130 चल रहे हो, जी 130 की स्पीड अच्छी स्पीड होती है, जी। उस टाइम पे स्टीयरिंग जो था वो मतलब कंट्रोल में था, हैवी था, कि जितना आप लेफ्ट को जा रहे हो गाड़ी लेफ्ट को मूव करिए, या थोड़ा फ्री था? थोड़ा सा हल्का सा फ्री था, वो ज़्यादा थोड़ा सा मूव कर जाती है उसमें, इसलिए मैं जाता नहीं हाई स्पीड पे। वो मारुति में है थोड़ा 70-80 तक ये ठीक होती है, कंट्रोलेबल होती है। 100 भी मैं कहूँगा कि इतना कंट्रोलेबल नहीं होती है गाड़ी। आप हल्का सा भी टिल्ट करोगे तो बहुत ही लाइट हो जाता है स्टीयरिंग, वहाँ पे आपको चाहिए कि गाड़ी कंट्रोल में रहे। ठीक है। हेडलाइट की परफॉर्मेंस कैसी है?
हेडलाइट ठीक है, आई मीन डिसेंट है, नॉट वेरी गुड आई वुड से, बिकॉज क्या है कि आजकल इंडिया में ये है कि सब लोग हाई बीम पे चलाते हैं गाड़ी, और इवन बाहर से लगवा लेंगे लाइट, जो वाइट लाइट होती है, सो उस केस में तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज ठीक है। इसमें प्रोजेक्टर है लेकिन हेलोजन है, जी सर, हेलोजन है ना जी। तो लगता है कि अपग्रेड होने चाहिए, लाइट वीक है या हाँ, मुझे लगता है कि 200 वॉट का अगर मैं लगवा लूँ थोड़ा सा, क्योंकि क्या है कि जनरली आप अपने लिए तो ठीक है ये, बट जो सामने से गाड़ियाँ आ रही है ना, वो हाई बीम पे चलाएंगी तो उस केस में आपको रोड नहीं दिखेगी। ज्यादातर क्या हो रहा है ना, अभी हर ब्रांड ने ज्यादातर ये कर दिया कि फॉग लाइट हटा दी, जी जी हेडलाइट्स नीचे ले गए, जी जी जी। और हेडलाइट्स प्रोजेक्टर पे ध्यान है लेकिन वीक है। द थिंग इज़ कि फॉग लाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सर्दियों में चला रहे हो ना, तो येलो ही कलर जो है वो आपको बेटर विजिबिलिटी देगा एज़ कम्पेयर टू वाइट कलर। सो लोग लगवा लेते हैं कि हाँ गाड़ी अच्छी लग रही है, कूल लग रही है, बट फिर जो हाईवेज पे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वो वाइट लाइट की वजह से ही होते हैं, क्योंकि उसमें आपका विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। सो इट्स बेटर कि आप येलो लाइट पे ही रहो, मेरा तो ये मानना है। तो आप कुछ बता रहे थे कि ये एक प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर, वो क्या है बताओ। हाँ, तो अब मुझे पता नहीं कि ऐसा, मुझे सर्विस सेंटर ने बताया है कि इसका वॉइस कमांड फीचर डेल्टा में काम नहीं करता है। हालांकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 बटन दे रखे हैं, तो ये 3rd बटन है, दिस इज़ फॉर वॉइस। अब मैं इसको दबाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया है। अब मैं कहता हूँ कॉल अमरदीप, Android Auto is connected. ये Goodbye for ये now. ना ही कॉल लगाता है ना ये म्यूज़िक प्ले करता है। और मैंने यही सेम प्रॉब्लम बताई मारुति के सर्विस सेंटर में, तो उनके पास उन्होंने कहा हम देखेंगे सर्विस के टाइम में, जब इसकी 5 हज़ार वाली सर्विस हुई थी। बट जब सर्विस उन्होंने गाड़ी मेरे को करके दी, तो मैंने कहा वो आपने ऑप्शन ठीक किया? तो उन्होंने कहा सर एक बार आप बात कर लीजिए, कस्टमर ने और कंप्लेंट किया था सेम इशू। और मैंने कहा ठीक है, बात करवाइए आप मेरी। तो फिर उन्होंने कस्टमर से बात करवाई, उन्होंने कहा कि ये डेल्टा में आता नहीं है। मैंने कहा आपको किसने बताया? तो उन्होंने कहा सर्विस सेंटर ने बताया है। तो अब मुझे लगता नहीं कि अगर इन्होंने दिया है तो आता भी होगा, ऑब्वियसली बात है, वरना ये क्रूज़ कंट्रोल का बटन भी देते हैं यहाँ पे, उसको वर्किंग नहीं करने देते। तो अगर बटन दिया है तो काम करना चाहिए, बट मारुति का ये कहना है कि डेल्टा में ये काम नहीं करता है। अपर वेरिएंट्स में करता है, अपर वेरिएंट में करता है, डेल्टा प्लस के भी जो ऊपर आता है उसमें काम करता है। उसमें क्या है, डिस्प्ले चेंज हो जाती है आपकी, ऐसा। तो ऐसा मुझे मारुति ने बताया, लेकिन स्टिल मैं इसको एक बार डिफरेंट सर्विस सेंटर पे दिखाऊंगा, क्योंकि क्या तो इसके ये लिए देसी पना हो गया। हाँ, ये दे दिया इन्होंने। इसमें अभी मैंने यूट्यूब पे रिसर्च की थी, तो इसमें कोई कार्ड आता है, तो कुछ सर्विस सेंटर्स क्या करते हैं, कुछ सेल्स क्या करते हैं कि वो कार्ड निकाल लेते हैं, उस चीज़ को रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली होता है वो, शायद से 10-15 हज़ार रुपये का। तो अब या तो उन्होंने कार्ड मेरे को दिया नहीं है गाड़ी के ख़रीदने टाइम पे, ये मुझे पता नहीं है। तो मैं इस चीज़ को दिखाना चाहूँगा कि एक बार दोबारा से, क्योंकि वर्क करना चाहिए। अगर कोई मारुति का ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहा है तो गाड़ी की नंबर प्लेट हमने दिखा रखी है जी, आपकी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाएंगी जी, और जी, वो जी। चाहे तो आपको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि वॉइस कमांड इसमें काम ना करे, आप फिर से देख लीजिए। अगर मैं प्ले तेरे नाम, Sorry, I still didn't get that. Please say your कॉल अमरदीप, Android Auto is connected. Goodbye for now. इसमें ये यही बोलता है एंड्रॉइड ऑटो इज कनेक्टेड। इसमें आप कॉल के लिए बोलो, फिर प्ले के goodbye। लिए बोलो, या फिर बोलेगा गुड बाय। तो हम ना रियर की तरफ आ गए हैं, जी, क्योंकि एक इसकी जो रियर प्रोफाइल है वो थोड़ी सी ज्यादा मतलब अपीलिंग लगती है। जी 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 मतलब बलिनो से अगर कुछ डिफरेंट है तो फ्रंट तो है ही है, रियर भी डिजाइन चेंज है। जी जी जी। तो मतलब आप डिजाइन के बारे में क्या कहना चाहते हो? डिज़ाइन के बारे में मैं कहूँगा सुपर्ब है। इवन जब मैंने गाड़ी नहीं ली थी और मैंने इसको फर्स्ट टाइम रोड पे देखा, सो गाड़ी बहुत अपीलिंग है। अगर कोई देख रहा है तो बलिनो में इस प्राइस रेंज में ऐसा लुक कहीं नहीं मिलता है। मैंने बहुत गाड़ियाँ देखी हैं। एरोडायनेमिक्स कैसे लगे आपको गाड़ी के? गाड़ी की अच्छी है एरोडायनेमिक्स, क्योंकि भले ही आपकी पहली गाड़ी हो, जी जी जब आप गाड़ी खरीद रहे थे हमारी तब भी बात हुई थी, जी, आपने जी। अच्छी खासी नॉलेज गेन कर रखी है, जी 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 काफी ज्यादा आपने वीडियोस भी देखी हैं, काफी रिसर्च भी करी है, और मुझे लगता है रिसर्च करके ही गाड़ी खरीदनी भी जी चाहिए, जी जी एग्जैक्टली। है ना? अगर आप अपना पैसा डाल रहे हो तो मेरा ये मानना है कि आप रिसर्च करो कि आपकी रीसेल वैल्यू क्या है, गाड़ी का जो इंजन है वो कितना रिफाइंड है कि नहीं है, लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा। सो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया कि फ्रॉन्क्स लेनी है मुझे। अच्छा एक बात बताओ बादल, जैसे आज के टाइम में 2024 चल रहा है जी और पिछले लगातार 3 सालों से टाटा की गाड़ियों का बोलबाला है जी सेफ्टी जी को लेके, जी जी जी। तो क्या आपके मन में भी आया था कि मेरे को टाटा की गाड़ी की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना देखिए, चाहिए? सेफ्टी एक कंसर्न ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि हाँ टाटा इज़ वे फार देन मारुति सुजुकी, बट मेरा क्या है कि मैंने बाइक से शिफ्ट किया है। सो ये कुछ भी मैं लूँगा 4 व्हीलर में मिलते, बाइक से तो ज़्यादा ही सेफ है वो। हाँ, आप धूप से भी बचोगे, बारिश जी। से भी बचोगे। इवन मैंने देखा है जो 4 व्हीलर ओनर्स होते हैं, दे डू नॉट केयर अबाउट द 2 व्हीलर्स। मैंने काफ़ी केसेस में देखा है वो कहीं भी गाड़ी को घुसा देंगे। सो बाइक से तो कंपेरेटिवली सेफ ही है। सेकंड थिंग क्या है, सेफ्टी अपने हाथ में। 99% जो एक्सीडेंट होते हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं, या फिर फोन चलाते हैं लोग। फ़ोन चला रहे हो, अपनी ही गलती की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। बहुत ही रेयर ऐसा एक्सीडेंट होगा जो सामने वाले की गलती से हो, तो उस केस में तो फिर आप क्या कर सकते हो।
बट सेफ्टी ठीक है। इतना मैं ये नहीं कहूँगा कि टाटा के कंपैरिजन बहुत अच्छी है, बट टाटा पे ना जाने का रीज़न है। वो रीज़न ये है कि टाटा, आप कितना भी मारुति को बोल लो कि सेफ्टी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट जो इंजन रिफाइनमेंट है वो आपको जो मारुति में मिलेगा वो आपको टाटा में नहीं मिल पाएगा। मैं मानता हूँ कि सेफ्टी टाटा की अच्छी है, बट जो आप इंजन देखोगे, जैपनीज़ इंजन को आप बीट नहीं करते हो। बीट होंडा और बीट मारुति सुजुकी, जैपनीज़ इंजन आर द बेस्ट। अगर आप देखो टैक्सी भी चलती है जितनी, वो सब वैगनार चला रहे हैं, स्विफ्ट चला रहे हैं, वो या फिर टोयोटा की टोयोटा चला रहे हैं, और वो इटियोस चलती है आज तक। इवन मेरे एक फ्रेंड है, वो यहीं राजनगर में रहते हैं, उनकी 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है मारुति वैगनार CNG पे। उनके फादर डेली अप डाउन करते हैं मेरठ से लेके, और 1.5 लाख किलोमीटर वैगनार जैसी गाड़ी 2017 6 साल में चलाई है उन्होंने। सो इंजन को आप बीट नहीं कर सकते, नो डाउट। इंजन इज़ वेरी फाइन, वेरी रिफाइंड। अगर आप जैपनीज़ पे जाओगे तो सेफ्टी में मानता हूँ इशू है, बट वो भी मेरे को ऐसा मुझे लगता है कि मारुति काम कर रहा है सेफ्टी के ऊपर। क्योंकि आप देखोगे जो पहले बॉडी आती थी, आप ऐसे हल्का दबाओगे तो दब जाती थी, वो चीज़ नहीं है। अभी इसकी GNCAP रेटिंग हुई नहीं है, होना बाकी है। आई होप कि 2 या 3 स्टार तो ले आएगी। नहीं, होप तो हम करते हैं कि 4 स्टार मिनिमम लेके जी, आए जी, गाड़ी, जी। क्योंकि इतना अच्छा डिज़ाइन है इसका। जी। खैर, जैसे आपने CNG में लिए तो बूट का इशू होता नहीं होता है? हाँ, बूट का एक इशू है मेरे को, जो कि टाटा के मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। बट अगेन उसमें क्या है कि मारुति, आप लोग टाटा की टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। तो ऐसा तो नहीं कि आप CNG को डबल सिलेंडर कर दो, बट ये कर सकते हैं कि जो टायर उन्होंने लगाया हुआ है उसी को नीचे लगा दें। सो उससे क्या होगा कि आपको बूट स्पेस थोड़ी सी मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये टायर जो इन्होंने इस तरीके से दिया है, ये टायर जो उन्होंने दिया हुआ है ना, इसी को ये लोग अगर बूट में लगा देते हैं तो यहाँ पे अच्छे खासे, मुझे लगता है 2 मिनी साइज सूटकेसेस आ जाते हैं। तो जगह उतनी भी नहीं बचती है। एक नॉर्मल बैग आ जाएगा, जो आपको पिट्ठू बैग होता है टाइप, जो बैक पैक होता है वो आ जाएगा इसमें। अदरवाइज तो बूट स्पेस है नहीं, और थोड़ा पार्सल ट्रे के ऊपर सामान आ जाता है। तो बस इतना ही है। प्रैक्टिकलिटी आप किस तरीके से यूज़ करते हो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सामान रखने के लिए? सामान ये रखता हूँ मैं कि जो नॉर्मल बैक पैक होता है वो इसमें आ जाता है साइड में, क्योंकि इतनी स्पेस बच जाती है। इन्होंने टायर को थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर दिया है। पहले क्या था गाड़ी के टायर बीच में रहता था, ना उधर स्पेस रहती है ना उधर स्पेस रहती है। बट अगर आप इधर देखोगे तो इधर आपका प्रैक्टिकली एक आपका बैग आ जाएगा, और उससे ज़्यादा अगर होता है तो फिर मुझे बीच में रखना पड़ता है। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कोई इशू नहीं है, वो तो सर हर तरीके से गाड़ी चलती है। जी। जब हम फ्यूल पे इतनी वो कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि गाड़ी कोई बेकार नहीं होती, वो आपके यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर मेरा अप डाउन डेली 100 किलोमीटर का नहीं होता तो शायद मैं किसी और गाड़ी के ऊपर जाता, या जैसे कि कह सकते हैं सेम प्राइस रेंज में आपको XUV 300 आती है, W2 और W4 वेरिएंट। W4 आई थिंक इससे 50,000 ही महंगा मेरे को पड़ेगा, 11.25 के आसपास पड़ता है। बट डेली अप डाउन नहीं कर सकते। बट उससे फिर क्या है, गाड़ी वो भी अच्छी है, बट द थिंग इज़ कि आपका यूज़ क्या है, ठीक है ना। तो मेरा जो यूज़ है मेरे लिए ये बेटर है, तो मैं इसके लिए गया। और आप हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस या ओरा वगैरह नहीं देखी आपने? और तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ बहुत ही बेकार लगी मुझे, मैंने चला के भी देखी है, हमारे रिलेटिव के पास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो काफ़ी नीची गाड़ी है, अगर आप देखो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है इससे। सेकंड क्या है, उसकी बॉडी बहुत हल्की है। मैं उसमें पीछे अगर 3 लोग बैठ जाते हैं, मतलब इसमें 3 लोग बैठते हैं पीछे पता नहीं चलता, उसमें बहुत ही मैं कहूँगा कम स्पेस है बैठने के लिए भी। और में मज़ा नहीं है। ग्रैंड i10 का था मन, बट अगेन वो थोड़ी छोटी है, मुझे चाहिए कि थोड़ा बड़ी भी हो। हाँ, कि अभी गाड़ी ले रहे हैं, भले ही 50-60 या 1 लाख रुपए का फर्क रहे, पर गाड़ी कंप्लीट हो जाए। हाँ, और फ़र्क इतना ही है ऑनेस्टली बताया जाए तो, 1 लाख का शायद से पड़ता है ग्रैंड i10 में। उसमें फिर आपको थोड़ी गाड़ी बड़ी मिल जाती है, थोड़ी अपीलिंग मिल जाती है, फ्रेश लुक्स मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर गया। इसके म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी कैसी है? म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, कोई इशू नहीं है। मैं 35 के ऊपर थोड़ा सा साउंड में इसमें दिक्कत आती है, और मैक्सिमम साउंड 40 है, तो मैं इसको 30-32 पे प्ले करता हूँ, और इनफ लाउड है। मतलब आप अपना रेगुलर यूज़ कर भी नहीं पाओगे। अगर आपको चलाना है गाड़ी 50-60 किलोमीटर तो आप 15-20 पे चलाओगे, और अच्छा है, बेस अच्छा मिल जाता है। ट्विटर इसमें नहीं आते हैं, बट फिर भी साउंड क्वालिटी इज़ गुड। तो बादल, जैसे ये सारे इस गाड़ी के पॉजिटिव हो गए, कुछ नेगेटिव्स भी हो गए, लेकिन एक मैं फिर से आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर दोबारा से आपको इतना सेम अमाउंट मिले, जी, जिस प्राइस के अंदर आपने खरीदी है 10,74,000, जी, तो अभी 2 महीने बाद आपका क्या डिसीजन रहेगा? मैं टोयोटा टाइजर के लिए जाऊँगा, क्योंकि जब मैंने ये ली थी उस टाइम पे टोयोटा टाइजर लॉन्च नहीं हुई थी। मुझे लगता है 25,000 मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, बट उसमें क्या है कि उसमें भी बेस मॉडल आया है, जिसमें कि आपका डिस्प्ले और साउंड वगैरह नहीं है। मतलब CNG में लेना है, उसके ऊपर डिस्प्ले वाला मॉडल उसमें नहीं आया है अभी, बट मैं उसके बेस मॉडल पे ही जाऊँगा, बिकॉज अगर देखा जाए तो टोयोटा की आफ्टर सेल सर्विस जो है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू मारुति सुजुकी। तो मतलब अभी तो आपका खैर सर्विस का एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन आप क्यों कह रहे हो ये बात?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, सर्विस का एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने यहाँ पे सर्विस करवाई थी, मैं सुबह 1000 किलोमीटर वाली? 1000 नहीं, 5000 वाली करवा ली। अच्छा। सेकंड सर्विस 5000 किलोमीटर पे होती है। तो उसमें बैठा हूँ सुबह 10 बजे से शाम के 6 बज गए, 7 बज गए हैं, और 8-9 घंटे में उन्होंने गाड़ी दी है। बोला 2 बजे दे देंगे, 3 बजे दे देंगे। फिर वहाँ पे सुनते नहीं है वो लोग, वो अपना देसी काम करते हैं, मैंने देखा है। अब मुझे पता नहीं कि आप अब ये वेरी करता है सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर। अगर आप दिल्ली वगैरह में जाओगे तो क्या पता आपको अच्छी मिल जाए। बट फिर दिल्ली जाना और आना हाँ, टाइम तो टेकिंग प्रोसेस। मुझे तो ये कि मैं घर के पास सर्विस कराता हूँ, ये थोड़ा कस्बा टाइप है हमारा। ठीक है सर्विस भी, लेकिन टोयोटा जितना मज़ा नहीं है। मैं टोयोटा भी सर्विस सेंटर मैंने विजिट किया है मेरे फ्रेंड के साथ। इवन जब आप गाड़ी प्लान करें तब मैंने बोला भी था कि ग्लेंजा खरीद लो। जी जी जी। अगेन वो ग्लैंसर बलिनो सेम है, थोड़ा फ्रेश लुक चाहिए, और ये चाहिए कि थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो, अपीलिंग हो, तो इस वजह से मैं इस पे गया। अदरवाइज बट अगर कोई वीडियो हमारी अभी देख रहा है जून के अंदर, जी जी जी, तो आप उसको कहना चाहोगे कि टाइजर लो आप। वो अब सबकी पर्सनल चॉइस है। मैं अगर बताऊं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी सेम है, क्योंकि मैं सेम इंडस्ट्री में काम करता हूं। सो मैं विजिट करता रहता हूं, मारुति के प्लांट्स भी विजिट करता हूं, मानेसर में भी जाता हूं और पुणे में भी जाता हूं। तो इसमें क्या है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेम है। इवन बोलते हैं कि नेक्सा में क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ही क्लोजली काम करता हूँ इस इंडस्ट्री के। सो आई नो कि मारुति यहाँ बन रही है, वहीं नेक्सा बन रहा है, और वहीं पे टोयोटा बन रहा है। पार्ट्स तीनों के सेम जगह बन रहे हैं, बस क्या है वो लोगो का डिफरेंस है, उसके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ, बलिनो, ग्लेंजा, टाइजर और आपका फ्रोंक्स, ये सब यहीं बन रही इवन है। ग्रैंड विटारा हो गई, वो और जो टोयोटा हाई बना रहा राइडर, जो हाई राइडर है वो टोयोटा बना रहा है। बट सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टोयोटा के मिलने के बाद आपको ये लोहा कुछ भारी मिल जाएगा, या फिर आपको वेंडर्स तो सेम ही है। सेम एग्जैक्टली। मारुति अपने पार्ट्स 30% खुद बनाता है, 70% उसके वेंडर्स बनाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के सामने था एक ओनरशिप एक्सपीरियंस, जो कि मुझे लगता है काफ़ी डिसेंट इनफ है आप लोगों के लिए कि अगर आप भी अपना एक अमाउंट 8 लाख रुपए से लेके 11-12 लाख तक टॉप मॉडल आ जाते हैं, बेस मॉडल शुरू हो जाता है 7 लाख के आसपास। तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे, ध्यान से आप सुनोगे, समझोगे, तो आपको पता चल जाएगा इस गाड़ी का एक एक पॉजिटिव, एक एक नेगेटिव। अच्छी बात यह है कि फीचर्स जो हैं वो इन्होंने अच्छे अपग्रेड कर दिए, जैसे कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जी। ये एक मतलब वेलकम फीचर है जी। और जहाँ की 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट गाड़ी के अंदर देना, पीछे की तरफ 3 दे रहे क्योंकि वरना एक टाइम ऐसा था, अभी कुछ गाड़ियों में अभी भी है, इवन रियर में एक भी नहीं आता हेडरेस्ट। आप पंच में जाओगे बेस मॉडल में, इवन जो बेस के ऊपर शायद से एक आता है, उसमें आपको रियर में एक भी हेडरेस्ट नहीं दे रखा और जिनमें आते हैं उनमें फिक्स आते हैं। जी, उनमें फिक्स आते हैं। तो मतलब एडजस्टमेंट करना एक मुझे लगता है ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। जी, जी, क्योंकि अलग अलग हाइट, अलग अलग हेल्थ के बंदे बैठते हैं, तो अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वो उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक वेलकम फीचर है। बाकी मैं पर्सनली बताऊं तो फ्रोंक्स की मुझे सीट्स की जो कुशनिंग है वो अच्छी लगती है। हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे एक कलीग हैं, वो i20 ओन करते हैं, वो लास्ट 5 ईयर से चला रहे हैं। सो द मोमेंट ही सेट ऑन माई कार, तो उन्होंने कहा यार कंफर्टेबल बहुत है। मतलब उनको i20 से बेटर इसका कंफर्ट लगा। बल्कि हिंडाई ज़्यादा कंफर्ट के लिए मानी जाती है। हिंडे ज़्यादा कंफर्ट के लिए मानी जाती है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी के लिए मानी जाती है। बट जो जैसे भी जो इसका स्टांस में जैसे बैठे हैं, वो उनको लगा कि हाँ कंफर्टेबल गाड़ी बहुत ज़्यादा है। मतलब आप ऐसा है कि आप लॉन्ग ट्रिप कर सकते हैं। मैं 250-300 किलोमीटर में चलाया है और दिन में, मतलब, और मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि थोड़ा सा कंफर्ट ही मेरे को कमी महसूस हुई हो या फिर कुछ ऐसा लगा हो। जी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।